Now I am going to explain chapter 11, force, work and energy. Student, in this chapter we will study about types of forces, work, machines, energy and its sources. But student, tell me, what do you mean by force? A pull or push is called force. A pull or a push acting on an object is called force. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स. We can move objects or change their shape by applying force. फोर्स अप्लाई करने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, या क्ले मॉडलिंग आपने की ही है, क्ले मॉडलिंग में क्या करते हो आप? फोर्स अप्लाई करके उसको कोई भी शेप दे देते हो. तो वी कैन मूव ऑब्जेक्ट्स और चेंज देयर शेप बाय अप्लाइंग फोर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज types of forces. Force may cause an object to stop or to start, to change its position or direction of motion, to increase or decrease its speed, or to change the shape of the object. Means, what are the effects of forces? फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? फोर्स जब आप अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हो या उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसकी पोजीशन में चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे आप बॉल को कैच कर रहे हैं या बैट्समैन बैट से बॉल को हिट कर रहा है तो वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. कम फोर्स अप्लाई करोगे तो स्पीड उसकी साइकिल की क्या होगी? कम होगी. ज़्यादा स्पीड अप्लाई करोगे तो बाईसाइकिल की स्पीड जो है ज़्यादा हो जाएगी. और टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्ले मोल्डिंग, और आपने मम्मा को आटे के साथ शेप चेंज करते हुए देखा होगा. मीन्स आप फोर्स अप्लाई करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. तो फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं? फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, या उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं. या फोर्स कैन चेंज position of an object, force can change the direction of object, force can increase or decrease the speed of an object, force can change the shape of an object. In nature there are two types of forces that are acting all the time, namely gravity and friction. नेचर में आपको टू टाइप्स की फोर्सेस होंगी जो आपको दिखाई नहीं देती हैं. फर्स्ट फोर्स जो है ग्रेविटी और सेकंड जो है फ्रिक्शन. बोथ फोर्सेस आर इनविजिबल. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ग्रेविटी. व्हाट हैपन्स व्हेन वी थ्रो ए बॉल अप इनटू द एयर? इट फर्स्ट राइजेस अप, देन सीम्स टू बी स्टॉप एंड देन फॉल्स टू द ग्राउंड. व्हाई डज इट फॉल डाउन? जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो थोड़ी देर ऊपर रहेगी फिर वापस नीचे ग्राउंड में गिर जाएगी. क्यों गिर जाती है? वाई डज नॉट इट कीप गोइंग अपवर्ड्स? वो ऊपर क्यों नहीं चल जाती स्पेस में? दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. लुक एट दिस पिक्चर. ग्रेविटी ब्रिंग्स द ball down. The force that pulls object downwards towards the center of the earth is called gravity. Gravity एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो सभी थिंग्स को अर्थ के सेंटर में क्या कर रही है? खींच रही है. When you throw a ball up, you throw it with a lot of force, more than force of gravity. So it rises. आप जब बॉल को ऊपर फेंकते तो आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई की होती है तो वो बॉल जो है ऊपर चली जाती है. एज द बॉल मूव्स अप इट लॉसेस दिस फोर्स. जैसे बॉल ऊपर जाती है उसका फोर्स जो है वहाँ पर कम हो जाता है. देन ग्रेविटी पुल्स इट डाउन, और तब ग्रेविटी जो है उस थिंग को क्या कर लेती है? अपनी तरफ नीचे खींच लेती है.
Similarly, leaves and ripe fruits always fall on the ground due to the force of gravity unless they are plucked. पत्ते नीचे ही ग्राउंड में गिरते हैं और पके हुए फल भी नीचे ग्राउंड में ही गिरते हैं। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी सभी थिंग्स को अर्थ के सेंटर में क्या करती है? खींचती है। ओके, तो व्हाट यू मीन बाय ग्रेविटी? द फोर्स दैट पुल्स all the things downwards toward the center of the earth is called gravity. Now next topic is friction. When a bottle top is pushed across a table, it stops after moving a certain distance. It stops because of friction. Student, look at this picture. Friction stops the moving bottle top. आप टेबल के ऊपर एक बोतल का कैप लीजिए, ढक्कन लीजिए, उसको पुश कीजिए तो बोतल कैप जो है कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होगा? स्टॉप कर जाएगी। क्यों स्टॉप कर रही है? क्योंकि कौन सी फोर्स उसको रोक रही है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण वो मूविंग बोतल टॉप जो है वो रुक जाएगा। नाउ दिस फोर्स दैट इज प्रेजेंट व्हेन two objects are in contact with each other and opposes the motion of one object across another is called friction. फ्रिक्शन फोर्स कब प्रोड्यूस होती है? जब टू ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं। पिक्चर में देखिए, टेबल फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और बॉटल टॉप जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्ट करती है, अपोजिस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अनदर। ढक्कन जो है आगे जा रहा है पर पीछे से उसको कौन फोर्स रोक रही है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट आइदर स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग। If there is no friction, anything that starts moving will never stop. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप नहीं होता। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज असेंशियल। फ्रिक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। इफ देयर इज टू मच फ्रिक्शन नथिंग विल मूव। जहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर कोई भी थिंग मूव नहीं करेगी। जैसे रफ सरफेस जो होता है, जहाँ पर रफ सरफेस होगा वहाँ पर आप बॉल को रोल करके देखना, तो वहाँ पर बॉल जो है या फुटबॉल बॉल हो गई वो कम डिस्टेंस लेगी। ओके, और जब आप अपने घर में टाइल्स के ऊपर उस बॉल को रोल करके देखोगे तो वहाँ पर बॉल जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। टाइल्स के ऊपर फ्रिक्शन क्या होता है? स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है और रफ सरफेस में फ्रिक्शन जो है बहुत ही कम होता है। देयर इज़ टू मच फ्रिक्शन नथिंग विल मूव। जहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वहाँ पर थिंग मूव नहीं करेगी। In general, materials with a smooth surface, for example, glass or ice, cause less friction than material with a rough surface, for example, carpet. जितना स्मूथ सरफेस होगा, सॉफ्ट सरफेस होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन उतना ही कम होता है और जितना रफ सरफेस होगा वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। लुक एट दिस पिक्चर। आइस स्मूथ सरफेस ऑफर लेस फ्रिक्शन। आइस के ऊपर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, तभी लोग जो उसमें स्केटिंग कर पाते हैं। और रफ सरफेस पर आप जब भी कोई स्केटिंग कर सकते हैं रफ सरफेस में, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रफ सरफेस में जो है फ्रिक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण ही क्या होता है? तभी आप इजीली जो है रफ सरफेस पर वॉक कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं। और आइसी सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। Work is used to describe a lot of activities in everyday life. In science, however, the word work has a very specific meaning.
Work is said to be done only when the force applied on an object causes it to move through a distance in the direction of the force. Student, look at this picture. What do you mean by work? बोलते when we apply a force on an object it move, then we say that work is done. For example, a child kicking a football. चाइल्ड जो है फुटबॉल को किक कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बॉल क्या करेगी? मूव करेगी. इट मीन्स वर्क इज डन. However, work is also said to be done when the force applied on the object causes a change in the shape or size of the object. फॉर एग्जाम्पल, एक बिग स्टोन है, उसको हैमर से जब हम तोड़ेंगे उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. तो तब भी हम क्या कहेंगे? वर्क इज डन. फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर देता है तो तब भी हम क्या कहेंगे? वर्क इज डन. When you kick a football, you are applying force that causes it to move. This is considered as work because force is being applied to the football to make it move. बॉल को किक कर रहा है तो क्या हो रहा है? वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है, और फोर्स जब फुटबॉल के ऊपर अप्लाई हो रहा है क्या हो रहा है? फुटबॉल जो है मूव कर रहा है. एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, स्लीपिंग एंड थिंकिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क इन साइंस. स्टडी कर रहे हो आप क्लास में, या घर पर स्टडी कर रहे हो, या स्लीपिंग कर रहे हो, या रीडिंग कर रहे हो, या कुछ सोच रहे हो, तब आपका वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है. वर्क इज नॉट डन. दिस इज बिकॉज नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, क्योंकि आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो और ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा है. This is because no force is being applied in these cases and no object is being moved. जब आप दौड़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैट से खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तब हम कह सकते हैं वर्क इज डन. ओके, क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? गिव द आंसर. When we apply a force on an object, it move, then we say that work is डन. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो अब हम क्या कहते हैं? वर्क इज डन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मशीन्स. व्हेन ए टास्क इज डिफिकल्ट टू डू विद आवर हैंड्स वी यूज टूल्स कॉल्ड मशीन्स. आप घर में भी छोटे छोटे टूल्स जो है रखे होते हैं, जैसे हैमर हो गया. हैमर भी एक टूल है जो हमें नेल्स मीन्स कीलों को दीवारों पर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है. सीजर भी एक क्या है? सिंपल मशीन, जो क्लॉथ्स को या थ्रेड को या पेपर को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ए सिंपल मशीन इज़ अ टूल दैट मेक्स आवर टास्क ईजियर एंड फास्टर विद द यूज़ ऑफ लेस फोर्स. सिंपल मशीन का यूज़ करने से क्या होता है? हमारा वर्क ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और हमारी फोर्स भी हमें कम यूज़ करनी पड़ती है. नाउ वी विल डिस्कस सिंपल मशीन्स. देयर आर 6 सिंपल मशीन. तो फर्स्ट वन जो है आपकी लीवर. ए लीवर इज ए सिंपल मशीन दैट इज मेड अप ऑफ ए रोड रेस्टिंग एट ए पॉइंट अराउंड विच इट टर्न्स. लीवर भी एक सिंपल मशीन है जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? वेट को उठाने के लिए या मूव करने के लिए. इट इज़ यूज टू लिफ्ट और मूव हैवी वेट्स, कट थिंग्स और ओपन द लिड ऑफ ए टिन. ए पेयर ऑफ सीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीवर. When we use a spoon handle to open the lid of a tin, the spoon act as a lever. Student, look at this picture. तो फर्स्ट पिक्चर में ए मैन यूजिंग ए रोड एज ए लीवर टू लिफ्ट ए स्टोन. हैवी स्टोन को उठाने के लिए मैन क्या यूज़ कर रहा है? एक रोड को, और इस रोड को हम क्रोवार भी कहते हैं. ओके, दिस रोड इज आल्सो कॉल्ड क्रोवार. तो मैन जो है क्रोवार का यूज़ करके इस हैवी वेट को, हैवी स्टोन को क्या कर रहा है? उठा रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लीवर इज पेयर ऑफ सीजर. पेयर ऑफ सीजर यूज्ड cutting a piece of paper. And third one, opening the lid of a tin using a spoon. स्पून भी जो है एक लीवर की ही एग्जाम्पल है कि स्पून का यूज़ हम ढक्कन को
टिन के ढक्कन को निकालने के लिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पुली। A pulley is a simple machine that has a grooved wheel and a rope running between the grooves of the wheel। पुली में क्या होता है, पिक्चर में देखिए, इट इज़ ए पुली। पुली में आपको एक व्हील गोल सा चक्कर दिखाई देगा और उसके साथ क्या अटैच होते है, एक रस्सी अटैच होती है, एक रोप अटैच होती है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स अटैच टू वन एंड ऑफ द रोप। आप पिक्चर में भी देखिए, जो भी हैवी वेट होता है वो क्या किया जाता है, वो रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग वाटर फ्रॉम ए वेल विद द हेल्प ऑफ पुली इज एन एग्जाम्पल। आप गांव में जाते हैं, वहां पर आपने वेल मीन्स कुएं देखे हैं, तो कुओं से पानी खींचने के लिए किसका यूज किया जाता है? पुली का। एक ग्रुप्ड व्हील होता है जिसके साथ एक रस्सी अटैच होती है और उसको हम जब रस्सी को जब हम खींचते हैं तो हम पानी को कुएं से बाहर निकाल सकते हैं। पुली इज यूज्ड एज क्रेन एंड सेलबोट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल इज ए थर्ड सिंपल मशीन। इट कंसिस्ट ऑफ ए व्हील विद ए रोड। कैन यू थिंक ऑफ थिंग्स दैट हैव व्हील्स? आप कोई चीज़ों की एग्जांपल दे सकते हो जिनमें व्हील्स होते हैं? यस, टेल मी। यस, कार, बाइक, ट्रक एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स हैव व्हील्स। सभी व्हीकल्स में क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं। दीज व्हील्स हैव ए रोड कनेक्टेड टू देम। और आपने इन व्हील्स में क्या देखा, एक रोड होती है जिसको हम एक्सल भी कहते हैं। This rod is called the axle. The axle moves the wheel. Moving heavy objects become easier with the help of a wheel and axle. जब रोड घूमती है मीन्स एक्सल घूमता है तो जो व्हील अटैच होते हैं एक्सल के साथ, रोड के साथ, वो भी मूव करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इट इज़ ए कार्ट। आप कार्ट की हेल्प से किसी भी हैवी थिंग्स को क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लेस में लेकर जा सकते हैं। अब इस कार्ट में देखिए, नीचे आपको क्या दिखा रहे हैं, दो व्हील दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक रोड दिखाई दे रही है। ठीक है, जब ये रोड टर्न करेगी तो व्हील्स भी इसके साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। Another example of wheel and axle, look at this picture, roller skates. Roller skates also example of wheel and axle, door knobs, windmill, etc. Next topic is inclined plane. An inclined plane is a sloping surface that is used to push or pull heavy objects to certain height. इंक्लाइंड प्लेन का मीनिंग होता है स्लॉपिंग सरफेस, स्लांटिंग सरफेस। स्लांटिंग और स्लॉपिंग सरफेस होने के कारण आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को हाइट में से उसको धक्का पुश भी कर सकते हैं या नीचे भी ला सकते हैं। आप पिक्चर में देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, कार को बड़े ट्रक में लोड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ए सिंपल स्मूथ बोर्ड प्लेस एट एन एंगल कैन बी यूज्ड एज एन इंक्लाइंड प्लेन। You must have seen heavy cartons being loaded onto a truck by pushing them up an inclined board. कार्टन का मीनिंग होता है बॉक्स। इस बड़े बॉक्स को लोड करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन या इंक्लाइंड बोर्ड। स्क्रू एंड वेजेस आर टू टाइप्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। स्क्रू और वेज जो है ये भी टू टाइप्स के इंक्लाइंड प्लेन हैं। तो फर्स्ट वन इज स्क्रू, SCREW, screw. A screw is actually an inclined plane wrapped around a cylinder that has a sharp pointed end. Student, look at this picture. It is a screw. Or what is the definition of screw? It is an inclined plane wrapped around a cylinder which has a sharp pointed end. Screw are turned with the help of screwdriver. आपने घर में स्क्रू ड्राइवर देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से हम स्क्रू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एज दे रोटेट दे आल्सो मूव फॉरवर्ड, सो दे हेल्प टू अटैच थिंग्स टू ईच अदर। स्क्रू का यूज किस लिए किया जाता है, थिंग्स को अटैच करने के लिए।
स्क्रू आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट टुगेदर। टू थिंग्स को होल्ड करने के लिए, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्रू। बेज, ए बेज हैज एट लीस्ट वन इंक्लाइंड प्लेन एंडिंग इन ए शार्प एज। बेज जो होता है, इसका जो एज होता है, किनारा होता है, वो शार्प होता है। शार्प एज जो यूज किया जाता है चीज़ों को कट करने के लिए। दिस शार्प एज हेल्प्स टू कट थिंग्स। ए गुड एग्जाम्पल इज एन एक्स विद विच वी कट वुड। आप पिक्चर में देखिए, एक्स जो है, कुल्हाड़ी जो है, बेज की ही एग्जाम्पल है और इसका किनारा कैसा है? शार्प। शार्प एज जो है वुड को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। नाइफ जो है बेज की ही एग्जाम्पल है। नाइफ इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेज। एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आपकी बॉडी में एनर्जी है तभी आप क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग, राइट फ्रॉम बेसिक एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग टू डिफिकल्ट टास्क सच एज लिफ्टिंग, कैरिंग एंड क्लाइंबिंग। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज केमिकल, मैकेनिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड साउंड। Energy can change from one form to another. There are different forms of energy: chemical energy, mechanical energy, heat energy, light energy, electrical energy, magnetic energy, sound energy. Means energy को हम one form से दूसरी form में change कर सकते हैं. Now next topic is sources of energy. First is sun. The main source of all energy on earth is the sun. The energy that we get from the sun is called solar energy. अर्थ पर मेन सोर्स जो एनर्जी का है वो है सन, और सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। फूड हैज एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल फॉर्म। प्लांट्स जो हैं फूड बनाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। और कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जैसे सोलर हीटर, सोलर कुकर आल्सो यूज सोलर एनर्जी। सोलर हीटर भी क्या यूज़ करता है? सोलर एनर्जी को यूज़ करता है। और सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी का यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। नाउ वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी कैन आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. मूविंग वाटर also has a lot of energy in it. This energy is called hydro energy. Moving water से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं. To use this energy we build dams. These dams allow the water to fall from a height onto turbines with great force. Then turbines move and help produce electrical energy. हाइड्रो एनर्जी को बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? डैम. डैम क्या करता है? डैम से ऊपर हाइट से नीचे की तरफ पानी को फेंका जाता है और फिर क्या होता है? टरबाइन मूव करती है. लुक एट दिस पिक्चर. टरबाइन मूव करती है. टरबाइन क्या एक मशीन है जिसके साथ रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं. जब टरबाइन मूव करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तभी हमें घरों में क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो वी गेट हाइड्रो एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर. नेक्स्ट इज विंड. Moving air is called wind. Any object that is moving has energy in it. Energy of the wind, called wind energy, can turn windmills, which in turn can move turbines. The movement of turbines help to produce electrical energy. आप पिक्चर में देखिए विंड मिल किसका यूज कर रही है? किस एनर्जी का यूज कर रही है? विंड एनर्जी का. एनर्जी ऑफ द विंड कॉल्ड विंड एनर्जी. और विंड एनर्जी के कारण क्या हो रहा है? विंड मिल क्या कर रही है? मूव कर रही है. और जब विंड मिल मूव कर रही है तो टरबाइन भी क्या कर रहा है? टरबाइन आप देख रहे हो पीछे एक टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन मशीन लगी है, वो भी मूव करेगी. मूवमेंट ऑफ टरबाइन. जब टरबाइन मूव करेगी तो क्या होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी.
ओके, तो मूवमेंट ऑफ टर्बाइंस हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी।